राजधानी आदित्यपुर की रात हमेशा की तरह शांत नहीं थी। शहर धुंध की चादर ओढ़े सो रहा था, लेकिन बाहरी इलाके के घने जंगल में एक ऐसी सरसराहट थी जो हवा की नहीं बल्कि मौत के डर की थी। टूटी पगडंडियों के बीच पुलिस की लाल नीली बत्तियां नाच रही थीं। फोरेंसिक टीम अपना काम कर रही थी और बीच में एक सफेद चादर से ढका शरीर पड़ा था। ये आरती चौहान थी, सिर्फ 36 साल की एक निडर सोशल एक्टिविस्ट जो हजारों गरीबों की आवाज थी। आज वो आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दी गई थी। एसपी अदिति राणा वहां खड़ी थी। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक बर्फीला दर्द था, न्याय पाने का दर्द। मैडम, सब इंस्पेक्टर ने दबी आवाज में कहा, गर्दन पर निशान मिले हैं, यह आत्महत्या नहीं है। अदिति ने धीरे से चादर हटाई। आरती का चेहरा ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसके सपनों का गला घोंट दिया हो। अदिति की नजर जमीन पर पड़ी। वहां मिट्टी में एसयूवी 4x4 टायर के गहरे निशान थे। ठीक उसी के पास एक छोटी सुनहरी चीज चमक रही थी। अदिति ने उसे उठाया। वो एक महंगा गोल्डन कफलिंग था। ये किसी छोटे अपराधी का काम नहीं है, अदिति ने फुसफुसाते हुए कहा। तभी फोरेंसिक टीम की एक लड़की दौड़ती हुई आई। मैडम, आरती के हाथ में कपड़े का एक छोटा टुकड़ा मिला है। ये किसी महंगे कोट का लगता है। हमें इसमें से ब्लड फाइबर मैच मिल सकता है। अदिति ने उस सबूत को सुरक्षित बैग में डाला। उसे एहसास हो गया था कि ये लड़ाई अब शहर के जंगलों से निकलकर सत्ता के गलियारों तक जाने वाली है। अगली सुबह पूरे शहर में आग की तरह खबर फैल गई, एक्टिविस्ट आरती चौहान की हत्या। पुलिस मुख्यालय में माहौल भारी था। डीसीपी चौहान ने अदिति को अपने केबिन में बुलाया। उनकी आंखों में बेचैनी थी। अदिति, ऊपर से फोन आया है। गृह मंत्री चौटाला का कहना है कि आरती मानसिक रूप से बीमार थी और उसने आत्महत्या की है। केस को यहीं रफा दफा करो। सर, मेरे पास कफलिंग है, टायर के निशान हैं और कोट का टुकड़ा है। आप कह रहे हैं कि मैं इस हत्या को आत्महत्या दिखाऊं? कमरे में सन्नाटा छा गया। अदिति समझ गई कि सिस्टम सच को निगलने के लिए तैयार खड़ा है। दोपहर में अदिति आरती के छोटे से घर पहुंची। आरती की मां का रो रो कर बुरा हाल था। उसके पिता ने कांपते हाथों से अदिति की वर्दी छुई और कहा, मैडम, हमें इस वर्दी पर भरोसा है। क्या मेरी बेटी को इंसाफ मिलेगा? अदिति के पास शब्दों की कमी थी, पर उसने वचन दिया, अंकल, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। शाम होते होते दबाव और बढ़ गया। आईजी, गृह सचिव और चीफ सेक्रेटरी, सबका एक ही फरमान था, केस बंद करो। लेकिन अदिति ने अपनी टीम राहुल और हिना को गुप्त मीटिंग के लिए बुलाया। ये केस अब कानून से नहीं, हिम्मत से सुलझेगा। हमें मंत्री के उस अभेद्य किले में घुसना होगा जहां सबूत छिपे हैं। रात के अंधेरे में राहुल और हिना एक फूड डिलीवरी वैन में गृह मंत्री चौटाला के 40 एकड़ में फैले फार्म हाउस पहुंचे। भेस बदला हुआ था और दिल में धड़कनें तेज। उनके पास सिर्फ 18 मिनट थे। अदिति द्वारा तैयार किए गए नक्शे की मदद से वे उस कमरे तक पहुंचे जिसे चौटाला की तिजोरी कहा जाता था। राहुल ने लॉक खोला। अंदर का नजारा देख वे दंग रह गए। वहां महंगे कपड़े नहीं बल्कि अपराधों के सबूत थे। उन्हें वो सीसीटीवी फुटेज मिल गया जिसमें मंत्री का भतीजा विराज चौटाला आरती के साथ हाथापाई कर रहा था। हिना को लॉकर में वही दूसरा कफलिंग भी मिल गया जिसका जोड़ा जंगल में मिला था। जैसे ही वे बाहर निकले, पूरी राजधानी में भूचाल आ गया। अदिति ने आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और लाइव कैमरों के सामने वो सबूत रख दिए। ड्राइवर कातिल नहीं है, असली कातिल विराज चौटाला है। गृह मंत्री ने पूरी ताकत लगा दी। कमांडो तैनात कर दिए गए, लेकिन अदिति, राहुल और हिना की टीम शक्ति विला का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गई। अदिति ने खुद विराज के हाथों में हथकड़ी लगाई। अगली सुबह जब सूरज उगा तो वो सिर्फ एक नया दिन नहीं था बल्कि न्याय की एक नई सुबह थी। आरती के माता पिता ने अदिति को आशीर्वाद दिया। वर्दी की चमक आज सच की जीत से और भी बढ़ गई थी। विराज चौटाला की गिरफ्तारी के बाद लगा कि जीत हो गई, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, एसपी अदिति के पास मुख्यमंत्री कार्यालय से सीधा समन आया। गृह मंत्री चौटाला ने अपनी पूरी राजनीतिक ताकत झोंक दी थी। पूरे शहर में दंगे भड़काने की धमकी दी जा रही थी ताकि पुलिस पर दबाव बनाया जा सके। कोर्ट रूम का दंगल। 2 बजे विराज को कोर्ट में पेश किया गया। शहर के सबसे महंगे वकीलों की फौज विराज की तरफ से खड़ी थी। उन्होंने दलील दी, एसपी अदिति राणा ने ये सब सस्ती लोकप्रियता और राजनीति के लिए किया है। कफलिंग प्लान की गई है और फुटेज से छेड़छाड़ हुई है। अदिति खुद गवाह के कटघरे में खड़ी हुई। जज ने पूछा, एसपी अदिति, क्या आपके पास कोई ऐसा ठोस सबूत है जिसे नकारा न जा सके? अदिति ने राहुल की ओर इशारा किया। राहुल ने एक छोटा सा ऑडियो रिकॉर्डर निकाला। ये उस समय की रिकॉर्डिंग थी जब अदिति विराज को गिरफ्तार कर रही थी और वो नशे की हालत में चिल्लाया था,
मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा था। कानून की भाषा में इसे न्यायिक इकबालिया बयान की शुरुआत माना गया। ये ऑडियो कोर्ट में गूंजा, जनता का गुस्सा फूट पड़ा। कोर्ट के बाहर हजारों लोग आरती को न्याय दो के नारे लगा रहे थे। सरकार को झुकना पड़ा। शाम होते होते गृह मंत्री चौटाला को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। विराज को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। आरती के माता पिता ने अदिति को एक डायरी सौंपी, जो आरती ने अपनी मौत से पहले लिखी थी। उसमें आरती ने लिखा था, अगर मैं कल ना रहूं तो समझ लेना कि सच जीत की कगार पे है। एक नई शुरुआत। अदिति ने वो डायरी अपनी मेज पर रखी। उन्होंने साबित कर दिया था कि वर्दी सिर्फ हुकूमत करने के लिए नहीं, बल्कि कमजोरों की ढाल बनने के लिए होती है। राहुल और हिना ने सैल्यूट किया। राजधानी की हवा अब धुंधली नहीं बल्कि साफ थी। विराट चौटाला की सजा और गृह मंत्री के इस्तीफे के बाद राजधानी आदित्यपुर की आबो हवा बदल चुकी थी। जो लोग कल तक पुलिस की गाड़ी देखकर रास्ता बदल लेते थे, आज वे एसपी ऑफिस के बाहर फूल लेकर खड़े थे। लेकिन एसपी अदिति राणा के लिए ये जश्न का समय नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का था। सिस्टम की सफाई। अदिति ने महसूस किया कि आरती की हत्या सिर्फ एक अपराधी का काम नहीं था, बल्कि उन भ्रष्ट अधिकारियों की भी मिलीभगत थी, जिन्होंने सबूतों को मिटाने में मदद की थी। उन्होंने राहुल और हिना के साथ मिलकर विभाग के अंदर एक इंटरनल जांच शुरू की। आईजी भसीन, जिन्होंने केस रोकने की कोशिश की थी, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। अदिति ने कॉन्फ्रेंस रूम में खड़े होकर अपने पूरे स्टाफ से कहा, आरती चौहान चली गई, लेकिन उसने हमें सिखाया कि डरना बंद करो। ये वर्दी गुंडों को डराने के लिए है, मासूमों को नहीं। आरती चौहान मेमोरियल। आरती के सम्मान में अदिति ने सरकार पर दबाव बनाकर उसी पुराने जंगल के पास एक महिला सहायता केंद्र और लाइब्रेरी की स्थापना करवाई। अब उस पगडंडी पर टायर के निशान नहीं, बल्कि पढ़ने जाने वाली लड़कियों के कदमों के निशान थे। आरती के पिता एक दिन अदिति से मिलने आए। उन्होंने अपनी बेटी की पुरानी घड़ी अदिति को भेंट की। उन्होंने कहा, मैडम, आरती का समय रुक गया था, लेकिन आपकी वजह से अब इस शहर की हर बेटी का समय बदल जाएगा। अदिति की आंखों में पहली बार नमी थी। विराट चौटाला जेल में था, मंत्री का इस्तीफा हो चुका था और शहर में शांति थी। लेकिन एसपी अदिति राणा के मन में अभी भी एक उलझन थी। वो कफलिंग जो जंगल में इतनी आसानी से मिल गई थी, क्या कोई इतना बड़ा अपराधी इतनी बड़ी गलती इतनी आसानी से कर सकता है? एक रहस्यमयी फाइल। एक रात जब अदिति अपनी पुरानी फाइलों को फिर से देख रही थी, तो उसे आरती चौहान के आखिरी वीडियो में एक छोटी सी चीज दिखाई दी। वीडियो के बैकग्राउंड में एक घड़ी लगी थी, जो उस समय के हिसाब से 10 मिनट आगे थी। अदिति की जांच की सुई अब एक नई दिशा में घूमी। उसने आरती के कॉल रिकॉर्ड्स को फिर से खंगाला और उसे एक ऐसा नंबर मिला जो मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ के एक वरिष्ठ सलाहकार का था। असली मास्टरमाइंड का खुलासा। अदिति को समझ आया कि विराज ने आरती को मारा जरूर था, लेकिन उसे उस रात उस जंगल में बुलाया किसी और ने था। विराज तो सिर्फ एक मोहरा था, जिसका इस्तेमाल करके गृह मंत्री चौटाला को रास्ते से हटाना था। असली मास्टरमाइंड तो राजनीति के शतरंज का वो खिलाड़ी था जो खुद को बेदाग दिखा रहा था। अदिति ने राहुल और हिना को बिना किसी को बताए उस सलाहकार की निगरानी पर लगा दिया। उन्हें पता चला कि उसी रात एक दूसरी गाड़ी भी जंगल के पिछले रास्ते से निकली थी। अंतिम आमना सामना। अदिति उस सलाहकार के ऑफिस पहुंची। उसने शांत स्वर में कहा, विराज कातिल है, पर उसे हथियार आपने बनाया। आरती को उस रात आपने ही फोन करके बुलाया था कि आपके पास मंत्री के खिलाफ सबूत हैं, ताकि विराज वहां आए और आप दोनों को एक साथ खत्म कर सकें। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, सबूत कहाँ है मैडम? अदिति ने मुस्कुराते हुए अपना फोन दिखाया। राहुल इस वक्त आपकी पुरानी गाड़ी की डिग्गी खोल रहा है, जहां आपने वो खून से सने कपड़े छुपाए थे जो विराज के नहीं आपके थे। न्याय का पूर्ण चक्र। उस रात राजधानी ने एक और बड़ी गिरफ्तारी देखी। अब न सिर्फ अपराधी जेल में था, बल्कि वो राजनीतिज्ञ भी सलाखों के पीछे था, जिसने न्याय की आड़ में अपनी गंदी राजनीति खेली थी। अदिति ने आरती की तस्वीर के सामने खड़े होकर उसे सल्यूट किया। अब जाकर आरती चौहान की आत्मा को पूर्ण शांति मिली थी। सरकार ने अदिति की बहादुरी और अटूट सच्चाई के लिए उन्हें प्रेसिडेंट पुलिस मेडल से सम्मानित करने का फैसला किया। पुलिस मुख्यालय में आयोजित सम्मान समारोह में जब अदिति मंच पर पहुंची, तो पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। लेकिन अदिति की नजरें उन तालियों पर नहीं, बल्कि हॉल के आखिरी कोने में बैठे आरती चौहान के माता पिता पर थीं। समारोह के बाद अदिति ने अपना पदक उतारकर आरती की मां के हाथों में रख दिया। उन्होंने धीरे से कहा, यह सम्मान मेरा नहीं, आरती की हिम्मत का है। आज से इस शहर का हर पुलिस स्टेशन आरती चौहान की तरह निडर होगा। विरासत की शुरुआत। अदिति ने सिस्टम में एक बड़ा बदलाव किया।
उन्होंने शक्ति वाहिनी नाम से एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया, जिसमें राहुल और हिना जैसे ईमानदार अफसरों को ट्रेनर बनाया गया। अब अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि राजधानी की सड़कों पर अदिति राणा की नजरें जाग रही हैं। न्याय की गूंज एक ऐसी कहानी है जो हमें ये याद दिलाती है कि न्याय कभी भी कमजोर नहीं होता, बस उसे एसपी अदिति राणा जैसे निडर व्यक्तित्व की तलाश होती है। ये कहानी केवल एक अपराध की गुत्थी नहीं सुलझाती, बल्कि हमारे पूरे सिस्टम के भ्रष्टाचार और उस पर भारी पड़ती ईमानदारी की जीत को दर्शाती है। आरती चौहान की शहादत और अदिति का अटूट संकल्प समाज को ये संदेश देता है कि जब तक सच बोलने वाले जिंदा हैं, तब तक अंधेरा कभी नहीं जीत सकता। ये कहानी साहस, तकनीक और कर्तव्य निष्ठा का एक बेहतरीन मिश्रण है।